हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो फिजिक्स का उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन, उसके पूरे कंप्लीटली हल के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है और चेक कर लेना है आपके कितने मार्क्स है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा पेपर टफ आया था आज का जो फिजिक्स का है प्रीवियस ईयर के पेपर से। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व J और अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग में संबंध J बराबर NeVd होता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। और थीटा यदि 90 डिग्री हो तो हमारे पास F क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो वर्ताकार हो जाएगा लेकिन उसकी वर्त पर चाल नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे तो यांत्रिक तरंगे होती है, ये भी नहीं है। रस्सी में उत्पन्न तरंगे आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती है तो रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगे बिल्कुल इसका आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है तो प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इसको आप कंपेयर यदि स्नेल लॉ से करोगे, n बराबर साइन i अपॉन साइन r से करोगे तो i की जगह आपका ये मिल जाएगा और r की जगह a बाई 2 मिल जाएगा। तो i की जगह यदि हम कंपेयर करके लिखें i बराबर a प्लस डेल m बाई 2। अब आप देख लो कि जो प्रिज्म का कोण है वो 60 डिग्री है और अल्पतम विचलन कोण कितना है, 30 डिग्री है बाई 2। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड, 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि Rn इक्वल टू क्या होता है, 0.53 क्रॉस n का स्क्वायर। अब देखो n आपके पास 3 है तो 3 यहां पर रखोगे, 9 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो एंगस्ट्रॉम में आपकी 4.77 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं तो ना तो कोटर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। आगे जो देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बोला गया किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान, मतलब आई 0 आपको √2 दे दिया शीर्ष मान, अधिकतम मान कितना दे दिया आपको, √2 एम्पियर दे, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान यानी IRMS इक्वल टू I0 बाई √2। ये फॉर्मूला होता है, I0 की वैल्यू √2 है, √2 से √2 कैंसिल तो 1 एम्पियर इसका आंसर आ गया। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंधित, तो 10th का क्वेश्चन है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो F बाई R बाई 2, F इक्वल टू R बाई 2। आगे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो सीधा सा हम जानते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच में सीधा संबंध होता है। ठीक है, यहां पर आपकी प्रकाश विद्युत धारा होगी और यहां पर आपकी क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता होगी एक्स एक्सिस पर। तो दोनों के बीच में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। तो ग्राफ ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बीच में एक ग्राफ होगा, ये आपको करना था। तो क्वेश्चन 5 में बोला गया है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो अपेक्षिकता का जो सिद्धांत होता है उसमें जो कण होता है, पार्टिकल होता है, कण, किसी भी कण की जो ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है वो E इक्वल टू √p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर और c की पावर 4। अब यदि फोटोन की बात करें, फोटोन m0 फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है और m0 फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। जैसे ये 0 हुई तो ये स्क्वायर स्क्वायर √ से हट गया तो E बराबर कितना आ गया, PC आ गया। तो ये फोटोन की ऊर्जा और
संवेग में संबंध आ गया E बराबर PC। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, P बराबर h न्यू बाई C से भी निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन 6 में बोला गया है किसी तत्व की परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है कि A बराबर क्या होता है, Z प्लस N होता है, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उनका सम द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा, A माइनस Z मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। 7 क्वेश्चन है जो, उसमें बोला गया कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए। जो एंड गेट है उसका बूलियन व्यंजक जो होता है वो y इक्वल टू a डॉट b होता है, यानी a एंड b। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो विद्युत ऊर्जा संचित U बराबर 1/2 CV²। तो C आपको पता है 12 पिको फैराड यानी 12 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 12, और वोल्ट भी आपको पता है 50 वोल्ट। तो जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा जूल में। वास्तविक ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा 6 के 2 कारण, तो आप लिख सकते थे भंवर धाराएं, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स के कारण भी। तो ये आपका आंसर था इसमें। क्वेश्चन 10 में जो बोला गया है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3.0 एम्पियर की धारा 0.0 सेकंड में शून्य हो जाती है, मतलब यहाँ पर आपको तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में बोला, देखो इन कुंडलियों के मध्य अनुन्वय प्रेरण गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से आपको क्या दे दिया, डेल्टा क्वेश्चन 11 में बोला गया है 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यह तरंग स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है। तो 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की विद्युत, तो न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है ना। C कितना होता है, 3 क्रॉस 10 की पावर 8, और ये 30,000 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी 3 क्रॉस 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 माइनस के 10 माइनस के 6 ऊपर 3 से 3, तो 10 की पावर 14 आ जाएगा। और 10 की पावर 14 किसके बीच में लाई करती है, ये करती है आपकी अवरक्त भाग में। तो यह तरंग स्पेक्ट्रम किस भाग को प्रदर्शित करेगी, अवरक्त भाग को। तो यहाँ से क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में इसका वेग और आवृत्ति ज्ञात करो। तो हमको पता है कि n बराबर क्या होता है, C बाई V, मतलब n अपवर्तनांक बराबर प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वेग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वेग निकालना, तो v बराबर C बाई n, C मुझे पता है, n अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से न्यू आ गया। और जैसे न्यू आ गया तो हमको पता है कि लैम्डा बराबर C बाई न्यू होता है, यानी न्यू बराबर लैम्डा बाई C बाई लैम्डा होता है। लैम्डा आपको पता है, C भी आपको पता है, तो आवृत्ति भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 13 क्वेश्चन में जो आपका और वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया किसी, इसका जो इस वाले आंसर जो है 13 का ये है जो और से ऊपर, इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको। किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण IP है, उस माध्यम प्रकाश की चाल V है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C हो तो IP का मान C तथा V के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या था, आपको ब्रूस्टर का नियम टोटली आपको लगाना था, यानी n बराबर आपका होता है tan IP। IP क्या है, आपका ध्रुवण कोण है, तो आपको IP का मान C और V के पदों में, तो IP बराबर कितना हो जाएगा, ये tan इधर आकर tan इनवर्स n बन जाएगा। और हमको पता है कि अपवर्तनांक अपवर्तनांक को क्या लिख सकते हैं हम, अपवर्तनांक बराबर n बराबर होता है C बाई V। तो IP बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स C बाई V। तो आपको पूरा ब्रूस्टर का नियम यहाँ तक करना था, और फिर बाद में आपको n की जगह C बाई V करना था। तो ये C और V के पदों में व्यक्त हो गया। परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित चित्र आपने बना लिया होगा। 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा शेष रह जाएगी। ये पूरा केमिस्ट्री पर आधारित क्वेश्चन था जो रासायनिक बलगति में था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। LED क्या है, LED के कम शक्ति पारंपरिक ताप दीप्ति लैंपों की तुलना में 2 लाभ लिखिए। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका आपको फोटो बनाना था, ये क्या है ये आपको बताना था, आपने कर लिया होगा जेनर डायोड की कार्यप्रणाली। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16 के बाद 17 आपका क्वेश्चन है।
इसमें कूलाम का नियम लिखे तथा इसे वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो आराम से कूलाम का नियम लिख सकते हैं, उसको वेक्टर में आप लिख सकते थे F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर आर कैप 12, आप 12 में फिर 21 में, ठीक है, एक दूसरे पर फोर्स। अब आगे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए 1.5 माइक्रोकुलाम 2 आवेश को दो सूक्ष्म गोलों पर, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से दो आवेश रखे हुए, इनके मध्य बिंदु O है, तो आवेश Q के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र E1 होगा जो कि प्लस से दूर होगा E1, तो ये आ गया 6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इसकी दिशा क्या होगी, A से O की ओर होगी। ऐसे ही जब E2 निकालेंगे तो B आवेश के कारण बिंदु O पर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। पहला E1 के कारण 6 आया, दूसरा 10 आया, तो ज़्यादा कौन आया E1 E2 में, E2 ज़्यादा आया। तो दिशा किसकी ओर होगी, जो परिणामी होगा, जो परिणामी आएगा रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर, दिशा होगी B से O की तरफ। तो E बराबर आ गया E2 माइनस E1, दिशा B से A की तरफ। तो हमको E2 भी पता है, E1 भी पता है, तो E का आंसर आ गया 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये था। एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, इसे n1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डुबा दिया जाता है। प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज लेंस पर आपतित होता है। निम्न परिस्थितियों में अपवर्तित किरणों के पथ को चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर n1 जो है वो किसका अपवर्तनांक है, n1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डुबा दिया जाता है, मतलब दारू का अपवर्तनांक है n1। और n किसका अपवर्तनांक है, उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो n1 एक कंडीशन में n से बड़ा है, एक कंडीशन में n से छोटा है, और एक कंडीशन में n1 n के बराबर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यदि n1 n से बड़ा होगा तो उत्तल लेंस की n1 कौन है, दारू जिसमें डुबाया, उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से बड़ा होता है, तो उत्तल लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, उत्तल लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यह किरणों को अपसारित करेगा, मतलब किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। किसकी भांति काम करेगा, प्रकृति बदल जाना मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति काम करेगा। किरणों को अभिसारित नहीं करेगा, किरणों को फैलाएगा, अपसारित करेगा। दूसरा, यदि n1 का मान n से छोटा हो जाए, अब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है दारू के जिसमें डुबाया उसके पदार्थ उसके अपवर्तनांक से, तो उत्तल लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, परंतु फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि n1 n के बराबर है तो सीधा क्या होगा, जो आपतित समांतर किरणपुंज था वो उत्तल लेंस एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और अदृश्य हो जाएगा। तो इसका ये आंसर। 23वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि किसी प्रकाश सेल के कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, कोई प्रकाश सेल है उसके कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो निम्न किस प्रकार परिवर्तित होंगे। प्रकाश की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो निम्न किस प्रकार परिवर्तित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, प्रकाश विद्युत धारा और निरोधी विभव। तो थोड़ा सा यदि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने जो एक्सपेरिमेंट लिए हैं वो, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये है, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को देखेंगे। तो हमारे पास दो प्लेटें हैं धातु की, तो एच न्यू का जब प्रकाश इस पर डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उनकी जो गति ऊर्जा होगी वो E डैश होगी। दूसरे के पहले केस में ये हो गया, तो फाई जीरो क्या कार्यफलन है, तो एच न्यू बराबर आइंस्टीन की समीकरण से एच न्यू बराबर E डैश यानी गति ऊर्जा प्लस फाई जीरो आ जाएगा। अब यदि हम आवर्ती को 2 गुना करते, कहा ना उसने आवर्ती को 2 गुना कर दिया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तब गति ऊर्जा कितनी होगी, E डबल डैश और फाई जीरो। तो 2H न्यू को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ से E डबल डैश प्लस फाई जीरो आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी 2E डैश प्लस फाई जीरो और इक्वल टू E डबल डैश प्लस फाई जीरो। तो 2E डैश प्लस 2 फाई जीरो, E डबल डैश प्लस फाई जीरो। तो E डबल डैश कितना गया, 2 फाई जीरो में से फाई जीरो गया तो एक फाई जीरो बचा, तो E डबल डैश बराबर आ गया आपका 2E डैश प्लस के फाई जीरो। मतलब जो गति ऊर्जा मिलने वाली थी वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें कार्यफलन भी ऐड हो गया। तो आंसर क्या होगा, आता है इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा दुगनी से भी ज़्यादा अर्थात बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट पर क्या आता है, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव क्या होगा। तो जैसे आवर्ती को हम बढ़ाते जाएंगे
तो प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होगी विद्युत धारा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ लेगा, मतलब जो प्रकाश विद्युत धारा है वो बढ़ना बंद कर देगी। उस धारा को क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। यहाँ पर आवर्ती बढ़ रही है, तो ये आपको लिखना था इसमें। आगे जो देखते हैं, आगे क्या है, निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं आइंस्टीन की समीकरण से h न्यू बराबर E प्लस फाई जीरो होता है, और E जो गतिज ऊर्जा, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है, EV0 होती है। EV0, V0 क्या है, निरोधी विभव है, प्लस फाई जीरो। तो यदि आवर्ती को दुगुना करेंगे तो 2h न्यू, आवर्ती को दुगुना करेंगे तो यहाँ से 2EV0 प्लस फाई जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि आवर्ती को दो गुना करने पर आपका जो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा है वो भी दो गुनी हो जाएगा, और साथ में उसमें कार्यफलन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्यफलन, ये मतलब कहने का ये हुआ कि आवर्ती दुगुनी करने पर जितना कार्यफलन पहले मिल रहा था, जितना निरोधी विभव पहले मिल रहा था, उसकी अपेक्षा भी अब ज़्यादा निरोधी विभव मिलने लगेगा। तो निरोधी विभव क्या हो जाएगा आपका, देखो निरोधी विभव क्या हो जाएगा, निरोधी विभव दुगने से भी अधिक हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर था। द्रव्यमान संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ खींचे तथा समझाइए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का नाभिक के स्थायित्व से क्या संबंध है। तो आपको इसमें क्या बताना था, आपको इसमें बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा का ग्राफ आपको इसमें समझाना था। साथ में ही आपको ये यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिखाना था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद नाभ ये और में दिया गया था, नाभ के संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें हमको क्या निकालना था, इसमें हमको उत्पन्न ऊर्जा निकालनी थी। द्रव्यमान क्षति कितनी मिल जाएगी हमको, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी 1 में से 0.993 यदि माइनस करेंगे तो 0.007 ग्राम आएगा, यानी इसको केजी में हमने बदल दिया। अब उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई क्या होगी, डेल्टा एम क्रॉस सी स्क्वायर क्रॉस 5%। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो 315 क्रॉस 10⁸ जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था। नैंड और नॉर गेट का तर्क प्रतीक कीजिए तथा इनकी सत्यता सारणी दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। ठीक है, नैंड और नॉर गेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य का परिपथ आरेख और निवेश और निर्गत वोल्टता के तरंगों को बनाते हैं, उनकी क्रियाविधि को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपने 26वें मीटर सेतु किया होगा, इसका जो आंसर है वो मैं किरचॉफ के नियम पर है, ये इसका न्यूमेरिकल मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक है, आपने बायो-सेवर्ट का नियम किया होगा। लेंस निर्माती सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये आपने किया होगा, या इसमें से द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत किया होगा। तो दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन था जो कि मैंने आपको बताया। इधर आप देख भी सकते हो, ये सॉल्यूशन इसके इधर मैंने दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।